नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं जितेंद्र अहलावत। और आपको बता दें कि हाउस मीटिंग जो नगर निगम की है वो शुरू हो चुकी है और हंगामे के साथ शुरू हुई है। पहला प्रपोजल जो है रखा गया है। सबसे पहले यहां पर जो प्रपोजल की यदि बात की जाए तो 3 जगह नगर निगम के ऑफिस हैं और उसको लेकर के तीनों जगह से एक जगह इसको बनाया जाए, उसको लेकर के प्रस्ताव के बारे में बातचीत की गई। लेकिन उसके साथ ही वो शुरू होने के लिए उसको डीसी को फिलहाल जो है पत्र लिखा जाएगा और उसके बाद जो बताया जा रहा है हंगामे के साथ जो है शुरू हुई, क्योंकि लंबा समय हो चुका है और ऐसे में शहर की व्यवस्थाएं जो लचर हैं मानसून आने के बाद, जिस तरह से शहर के हालात हैं, दिन भर सिटी तहलका के माध्यम से हम वार्ड वाइज आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सवाल बड़ा ये है, क्या अब की बार जो पार्षद जनप्रतिनिधि हैं वो उन समस्या दावे किए जाते हैं। फोटो खिंचवाने वाले नेता भी काफ़ी जो है देखे गए हैं और उसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी एमसी फंड में जो काम कराए जितने भी फंड अवेलेबल होते हैं कम से कम उसको पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहरी क्षेत्र में बांट के तो करो। सारा एमसी फंड अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में लगाते चले आप शहर के क्षेत्र क्या करेगा? ये मेरी आपसे प्रार्थना है। इसमें मैं देख रहा हूँ कि शहरी क्षेत्र का एमसी फंड में जो काम ही नहीं है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अमृत योजना भी है, बहुत बड़ी योजना, 250 करोड़ के लगभग 6 योजना है। तो ये इस बात का भी ध्यान रखना है, जैसे पार्षद कहते हैं मैं आपके साथ हूँ, लेकिन एमसी फंड का बंटवारा जो है किसी एक रेशो में किया जाए ताकि सभी संतुष्ट में पहुंच सके। इसमें इसका भी सुझाव देना चाहता हूँ। जैसे रिसालो रोड है, ये हमारी कुछ रोड बड़ी रोड है, पीडब्ल्यूडी के मार्केटिंग बोर्ड के अंदर भी आता है। उन्होंने हमारे को भी कई रोड ट्रांसफर करी है, एक आध रोड हम उन रोड ट्रांसफर कर सकते हैं पीडब्ल्यूडी को, मार्केटिंग बोर्ड को। ये सुझाव है, शायद इसमें ठीक भी रहेगा। ये उन्होंने कई दोनों चीज पॉइंट आउट करने माध्यम जयंती का, और दूसरा ये कि हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि अगर आप बहुत हो के इसको पास कर देते, लेकिन हमें फंड का प्रबंध एमसी के बजाय पीओ से किया, इसमें मेरे ख्याल में आपत्ति नहीं रहेगी। नहीं सर उसमें तो हमारे पास करने की जरूरत है। जब एमसी सीएम साहब से आएगा, सीएम साहब का पावर बहुत ज्यादा, उसको आपकी जरूरत ही नहीं है। नहीं कोई भी कार्य कमिश्नर साहब इसमें फिर वही गड़बड़ होगी, हम यहाँ पास करेंगे, 2 महीने बाद हमें पता चलेगा मैं एमसी फंड से टेंडर लग गया, फिर हम जगह महसूस करेंगे। हमारे को 10 लाख के साथ में भी काम नहीं हो रहे। मेरा शहर विधानसभा के अंदर आता वार्ड आता है, जिस शहर विधानसभा के अंदर एमसी फंड से 2 साल में 1 रुपया टेंडर मिलेगा, बताओ हम कहाँ जाएंगे? हाउस को एक बात बड़े संज्ञान में लाना चाहता हूँ सभी सामान्य साथियों को, चाहे वो सीएम अनाउंसमेंट हो या कोई अनाउंसमेंट, अगर वो 1 करोड़ का हो चुका है, कमिश्नर के पास 1 करोड़ की पावर है। मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ सबके सामने, एक्ट और सभी प्रोविजन के अंदर कमिश्नर के पास 1 करोड़ तक की पावर है। 1 करोड़ के बाद 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक अगर कोई भी पास होता तो हाउस के अंदर आएगा। अगर 2.5 करोड़ से ऊपर हाउस से पास होके वो हेडक्वार्टर में जाएगा। ये इसमें इट्स वेरी क्लियर, इसमें कोई डाउट और किसी तरह की कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। ये अगर ये कह रहे हैं हाउस में आप पास करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम एमसी फंड से ऊपर से फंड आए तो ठीक है। एमसी फंड तो इधर बड़े काम हम इसको ऐसा बड़े कामों को किया, इसको पेंडिंग रख लेते हैं। अगर आप दोनों पेंडिंग रख लेते हैं, मैं नहीं कहना चाहती हूँ, अगर मान लो कमेंट्स के अंदर अगर ये किया जाए कि ये काम एमसी फंड से नहीं होगा, ये मैं वही बिल्कुल ठीक है कि 1 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच की हर काम की अप्रूवल हाउस के पास आती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आज तक मेरे ख्याल से तो पानीपत में कोई भी शहर हो वहाँ पे 1 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में नहीं हुआ होगा काम, वो हाउस के द्वारा ही होगा। हाउस के द्वारा इसकी अप्रूवल होती है, हम इसको एमसी का कोई पैसा नहीं लगाएंगे, हम इसको लिख लेते हैं। राइट, ठीक है जी, हाँ ठीक है, ये नोट करो भाई। अगले भी दोनों सेम है, अगले भी सेम है, इसमें भी ठीक है, हम इसी प्रकार से रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अपने 2, 3, 4 काम फिर हम इसको भी ले लेते हैं एक बार साथ साथ प्लीज।
जो रविंद्र भाटिया के वार्ड नंबर 10 के अंदर है। सर इसका पॉइंट नंबर 3 वापस लिया। मैं ये जानना चाहूंगा ये पॉइंट नंबर 3 है, ये रोड पिछली बार कब बनी है? हाँ जी अभी तो बनी है ये रोड। नहीं आप देखिए इसको, देखिए आप अपना रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। अपना अच्छे साहब बताइए सर अगर से दो सड़कें हमने इसमें ली हुई है सर, पिछले 5 साल में वो ले इसके अंदर अकलसैन रोड से लेके शामबाग तक और शामबाग से लेके जीटी रोड तक ये पूरी लेन एक साइड वन वे जाते हुए, अगर जीटी रोड से शामबाग की ओर आएंगे तो वो बनी है, शामबाग से अग्रसेन चौक तक बनी है, लेकिन अग्रसेन चौक से अगर जाएंगे तो वो रोड नहीं बनी। उसके बारे में ये क्लियर हाँ वो क्लियर कर लिए साइड लिख दीजिए। हाँ साइड, क्योंकि दोनों साइड की बात नहीं हो रही है। नहीं ये क्या वो उन्होंने लिखा गलत है जी उसमें, तो करेक्ट कर लिया। जो रोड पहले बन चुकी है उसका बीच में बजट नहीं होना चाहिए। इसमें भी फिर हम इसके अंदर पॉलिसी वही है जी, जो इसके अंदर लिखा है अग्रसेन चौक टू शामबाग, और उसके बाद में लिखा है जी जीटी रोड टू शामबाग। मैं शामबाग टू जीटी रोड कर दो। नहीं इसमें जो रिसालू किया ना अगर से जो टू शामबाग वो आधा परसेंट बड़ा हुआ है, आधा टूटा हुआ है, और शामबाग तो एनएच1 पूरा टूटा हुआ है एक साइड का। बिल्कुल पता है उसके 2 वार्ड है। अगर से चौक टू शामबाग एक लेफ्ट साइड में आधा टूटा बना हुआ है, आधा बचा हुआ है। शामबाग तो एनएच1 लेफ्ट साइड का पूरा टूटा बना हुआ है। लेफ्ट साइड में हाँ जी वही तो कह रहे हैं आपने जीटी रोड टू शामबाग लिखा है। हाँ एक मतलब हो गया अगर से चौक टू शामबाग लेफ्ट साइड आधा पोर्शन, एनएच1 टू शामबाग लेफ्ट साइड पूरा पोर्शन। नहीं यही सर नहीं यही कंफ्यूजन है। आप मौके पे जाओगे शामबाग टू जीटी रोड पूरा का पूरा कवर करना है, एक साइड का जाते हुए ना एक साइड का। आप कंफ्यूजन यही क्रिएट हो नहीं लाइट तो होना फिर सर। अगर से चौक टू शामबाग लेफ्ट साइड का भी पूरा आधा बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ। छोड़ दो उसको, आगे बताओ। ठीक है, वो शामबाग से एनएच1 का लेफ्ट साइड का पूरा टूटा बना हुआ है। वही यही लिखा है। इसमें तो आपने अभी अगर से चौक से जीटी रोड लेफ्ट साइड का जीटी रोड पर फ्रंट का बताओ, फ्रंट का इसमें देखो भाई इस तरह जैसे सदन रहेगा कोई परेशानी नहीं, लेकिन देखो ये पूरे शहर की समस्या है, मेन रोड है और सारा शहर वहाँ से निकलता है, चाहे वो शादी ब्याह का मामला हो चाहे कोई भी हो, तो उसके अंदर एक बार विचार कर लो। अगर इस सड़क को अगर नगर निगम ही बनाए तो कोई परेशानी नहीं है, जैसे सदन कहेगा उसी हिसाब से। बनाया तो नगर निगम का फंड नगर फंड का भी देख लो, वो तो हमने तय करना है। समस्या तो देखो सबके है, सारे शहर की है, तो मेरा पर्सनल वार्ड नहीं है, किसी का नहीं है, जो सारे शहर की मेन रोड है। चंडीगढ़ में बहुत टाइम भी लगेगा इसमें, ये आप सोचे बहुत हो रहा है। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपके वार्डों के छोटे में 5-5, 10, 15 लग इतने काम होते हैं, एमसी फंड को उसमें से लो ताकि इमीडिएटली आपके काम शुरू हो जाए। अलग से करवा। हाँ वो फंड को थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल करिए आप। एक पॉइंट और रखना चाहता है कि प्रोवाइडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द बिटुमेन रोड ना in front of side of Jimkhana Road, in front of PIT School, हाउस नंबर 25 पार्ट 1 वार्ड नंबर 14 MC पानीपत, जिसकी अनुमानित लागत 2,49,36,848 में थोड़ा गलत लिखा गया है, सॉरी, ये पेज को ठीक कर रहे हैं। इसकी अनुमानित लागत 2,49,36,848 है, जिसमें कुछ मिस प्रिंटिंग होगी थी, इसको हमने करेक्ट कर दिया है। तो हाउस में प्रकाश से स्थिति के लिए अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। हाउस कृपया बता रहे हैं इस सड़क का तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इसको तो इसी पर से बना दें, इसको तो बना ही दो जल्दी। चार ऐसे मत करिए, 5 रोड में मेरी बात सुनो, इस वाली रोड पे इतने गहरे ऐसे अगर डिवीजन करो तो सारे बनाएंगे नहीं। रविंद्र साहब एक बात कहता हूँ, एमपी फंड से बनेगी जब 3 रोड बनेंगे।
बस तो कोई नहीं जी, ठीक है जी, पास है जी। सीधी बात है। बनेगी तो सारी बनेगी, नहीं तो कोई बनेगी तो सारी बनेगी। ऐसे थोड़ा एक को छोड़ के एक को बना दिया, अभी ये मेरे वार्ड की है, इसको बना दो, दूसरे को छोड़ो, बनाओ तो फिर तुम शहरी वार्ड में सारी वार्ड में बढ़ेगी अपनी शकुंतला जी आपको के बाद की, लेकिन ये वास्तविकता है। रविंद्र सिंह ने भी कहा, मैंने भी कहा, लेकिन सदन का फैसला जो हो गया वो बिल्कुल फाइनल है। लेकिन ये है कि वो जो सड़क है वो सबके लिए बहुत बुरी हालत है, सभी वहां से निकलते हैं, लेकिन सदन ने जो तय किया उसके ऊपर हम लोग एग्री हैं। एक मैं पांचवा पॉइंट स्किप कर रहा हूँ, उसको बाद में आऊंगा, उससे पहले ताकि देखो मैं तो कई चीजें होती है, मैंने सदन की भी वो रखनी पड़ती है, बाकी आपकी आपका वार्ड है, कहना अधिकार है आपका। जो आप चाहते हो सारे एमसी, वही मैं चाहती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। बट वो ये है कि वो ये सब लोग सब शादी ब्याह में वहाँ जाते हैं, पूरे स्कूल है, विक्टर मेगा मॉल है, सब है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से एक बार जरा सोच लो, इसके ऊपर सोच के भी फैसला लो प्लीज। सर आप लोग बताइए इसमें कितना समय लगेगा जी? मैंने आप इस बात की चिंता तो आपको करनी पड़ेगी ना कि विधानसभा 2 है, अगर एमसी फंड इस तरह से आप बड़े बड़े फंड उसमें लगाओगे, एक तो आपके सबके छोटे छोटे काम रुकेंगे। ये सबसे जरूरी बात है। लोग आपको परेशान करते हैं, 15-20 लाख के काम के लिए वेट करते रहते हो। ये काम तो 1 लाख का 2 करोड़ के काम करते हैं। मैं सदन में बताना चाहता हूँ भाई, कुबेर का भंडार हमारे सामने बैठा है, ये तो कहते नहीं बाबूजी पैसे ला के दे दो, हमारे जिन लोग काम करा दो। हम क्यों मना कर रहे हैं? मेरी वाली में लाएंगे, मना थोड़ा कर रहे हैं। मैं ये भी सहमत हूँ, ये सड़कें बननी है, सहमत हूँ कि सड़कें बननी है। सीएम अनाउंसमेंट से तीनों काम के पैसे ला दो जी, करवा दो जी। नहीं ये सारे आपने पहली बार मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरे में तो बहुत जरूरी है दोनों सभी जरूरी है बहन जी, सभी जरूरी है। हमें फंड्स अवेलेबल कराओ, हम ध्यान रखेंगे। का हाल देखो जाके बहुत बुरा हाल है, तभी मैं रिक्वेस्ट करूँ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कमिश्नर साहब, आप इसके अंदर पर्सनली थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके विधायक जी के साथ इसको सीएम फंड के अंदर जल्दी से जल्दी लाएं। नहीं आप ये कहो कि कमिश्नर साहब, मेरे वार्ड के अंदर कप्तान नगर के अंदर नाली की जगह 8 इंची पाइप पिछले प्लान के अंदर दूसरा वार्ड था, वो उस टाइम मेरा 10 वार्ड का वार्ड था, उस टाइम वो पाइप डलवा दिए थे, वो सारी पाइप लाइन ब्लॉक है और सब जगह में गंदा पानी बैग मारता। हम 5-5, 7-7 लाख का काम वो नहीं करा पाएंगे, 2 करोड़ के कराएंगे, सर विधानसभा जाएंगे कहाँ पे? गलत बात है जी, होंगे तो सारे होंगे, नहीं तो कोई नहीं होगा। अच्छा अगर कराया साहब नाम होते थे, बात बताता हूँ, कराया नाम होते तो ये बनवा तो मैं तुम्हें से पीछे पैसे लेकर आऊँ, कराया साहब को बताओ, कुछ पता कमिश्नर साहब कई सर आप तो पास कर दो, आप पैसा ला के बनवाएंगे अपने आप। ठीक है सर, थैंक यू। पॉइंट नंबर 3 पे ना वो इसी पे एक बार पहले सोचे फिर बनवा देंगे नहीं प्लीज। हाँ जी, अगर एमसी फंड ना तो वो फंड आएगा तो लगवा देंगे, लगवा दो एमसी फंड ना लगवा दो। प्लीज आप निर्देश दीजिए कि बड़े काम एमसी फंड में जो होने हैं नहीं होने, नहीं दिया बड़े काम एमसी फंड से होने नहीं देंगे जी, सीधी बात है। सर फिर सभी वार्डों में शुरू होगा हर वार्ड का सर, बड़े काम की परिभाषा नहीं खुलेगी, परिभाषा तो लगाना पड़ेगा। सर फिर सभी वार्डों में ये सब होना चाहिए ना। 20,000 की पुड़िया नहीं बनवा सकते हम, 20,000 की पुड़िया तो नहीं बनवा सकते हम, 3 करोड़ का सड़क बना सकते हैं जीवन से, ये बहुत बुरी बात है। और इसमें एतराज नहीं है जी, हमारे काम को वार्ड छोटे छोटे काम को करवा के पैसे का आप इसी पर से करा दो, पहले हमारे काम करा दो पहले, छोटे छोटे सबके काम में पहली बार लगवाए। चलो आप जैसा चलो भी ठीक है, ये अप्रोच हो गया। कैंसर हमारे प्रिंसिपल का कोई प्रयोग नहीं है इस काम में, ये प्रिंसिपल। सबसे पहले ये 2 में वो हमारा सफाई से पहले 1-2 पॉइंट और है अपने वार्ड नंबर 10 के 2 काम हो रहे हैं, एक बार आपको बता देता हूँ, चलते रहेंगे।
ये है सीमेंट कंक्रीट रोड वाइट एंजल वॉल टू कटारिया लाइन एंड ट्रेन फ्रॉम सनोडी रोड टू ट्रेन नंबर 1 एंड पत्रा हॉस्पिटल टू ट्रेन नंबर 1 इन वार्ड नंबर 11 वार्ड नंबर 10 दोनों के अंदर आते हैं, जिसमें 2 करोड़ 42,09,000 रुपये बनते हैं। तो सदन चाहे इसको ठीक है, इसका अमाउंट फंड आ चुका है, हटा दो इसका। हाँ जी, इसका फंड ठीक है जी, तो ठीक है। कहाँ से आएगा फंड जी? इसमें से है। कहाँ से आएगा? 72 करोड़ के जो टेंडर लगाएंगे अलग अलग वार्डों में फंड आकर नहीं लगवाए। ठीक है जी। आधा कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी रोड 7 मीटर वाइड इन प्लेस ऑफ एक्टिविटी इंस्ट्रक्शनल रोड इन द बेलूपुरा एंड गंगापुरी रोड वार्ड नंबर 10, जिसकी लागत 1,19,09,000 रुपये है। सदन के लिए प्रशासकीय इसका फंड है, आया है इसका फंड। इसका फंड ये कमिश्नर साहब आपने बताया कि ये तो आपका वार्ड नंबर 10 वाला जो मामला है, इसको आज एजेंडे में आज लिया है, तो मतलब पहले फंड आ चुका है कैसे ना? मुझे नहीं पता कब लिया है, या तो ये दोबारा रिपीट हुआ या इसका फंड भी आया है, तो मैं चेक करवा लो। मैं बता दूं आज एक्सचेंज आपके पास मेरे नॉलेज के लिए जो लगाया है इसका इंटर सर्कुलर रेजुलेशन पास हुआ था सभी एमपी के साइन में, लेकिन बैठक के अंदर इसका अभी कोई सीरियल नंबर नहीं लगा था, इसलिए इसको रेगुलेशन पर्पज से डाला गया। फंड इसका पहले से आया 2 करोड़ 42 लाख रुपए का आज ये फंड मैंने अलॉट किया क्या? हाँ जी, ये वे ऑफ सर्कुलेशन से एजेंडा पास करवाया था, लेकिन उसके बाद हाउस की मीटिंग में वो करवाना जो था इसलिए फंड आया ये क्या पहले कुछ करवाया था? ये एजेंडा आप लोगों को पास किया था 1400 पॉइंट हमारा डेली पुराण गंगापुरी रोड पे 1,19 लाख का है ये। तो इसको हम दिखाएंगे दवाई जी बना रहे हैं, एक बार देख लो इसको। इसका तो हमारा बताया चुका है 1 करोड़ 19 लाख। नहीं ये नहीं आया। तो ये कह रहे हैं इसको पास कर देते हैं, लेकिन ऐसे फंड में से नहीं होगा। हाँ ठीक है पास करते हैं और एलिजिबल नहीं होगा। साथियों उसके बाद ये हमारी सफाई व्यवस्था से संबंधित मीटिंग जुड़ी हुई थी। तो ये हमारे कुछ लोगों की बैठक हुई, उसमें कुछ इस प्रकार की बात हुई थी कि हम इसको वार्ड वाइज कोई टेंडर लगा दें, लेकिन उसके पश्चात कुछ और लोगों ने बात की जो सारी चीजों की संभावना थी इसको बात अभी हमारे हाउस के बहुत सारे सदस्यों का ये है कि बहुत जरूरत भी है मेरे ख्याल से इसको जोन वाइज कर देंगे। तो हमने इसको इसलिए डालते क्योंकि पहले बन चुका था और जोन वाइज भी हमने इसको बना के कैसे आ गया जोन वाइज भी बना के हमने एक तो बनाया हमने जो वार्ड वाइज और एक बनाया हमने जोन वाइज जोन में कैसे था 4। तो इस प्रकार की परिस्थितियों में हाउस करना जो विचार विमर्श कर लें और उससे संबंधित आगे जो हम कर लें। सफाई के लिए 4 रोड बनाए, 2 7 रोड के लाइन हमने सफाई के 4 रोड बनाए, 2 7 एक रोड के 7 वार्ड 2 पूर्व की सर तरफ 6 वार्ड पश्चिम की तरफ 4 रोड सफाई के सर फर्स्ट में पूरा तैयार करिए सर, मासिक के और वार्षिक के सर वो सर फाइल सर बता देना दिखा देते सर। कितने वार्ड आएंगे एक जोन में सर पूर्व की तरफ 7 और पश्चिम तरफ 6, मतलब 6 इधर 7 जी सर 14 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देख लेंगे क्या हमें वार्ड वाइज करवाना है जोन वाइज। ठीक है जोन जब बनाया तो जोन वाइज चलेगा, जोन वाइज
करेंगे इसको एक बार इसकी पूरी प्लानिंग तो बता दो। वहाँ तो अभी तो सारे भेजेंगे आपको रविंदर जी आपके पास ये सारा आ जाएगा। आपके पास ठीक है जी। हाँ एक साथियों मैं ये जो भी हमारे रविंदर भाटिया जी का जो भी सारे वार्ड का इसमें पहले से ही मैं हाउस को बता देना चाहता हूँ कि 65 करोड़ 77,24,500 रुपए आज की डेट में अवेलेबल है जो माननीय लायक होते लेके आए। इससे पहले आगे जो हम अगर से करें आगे जो हम जो एजेंडा इससे पहले के जो हमारे ये भाई वाला दिया काम चंडीगढ़ से पास हो जाएगा नहीं पास होगा ये चंडीगढ़ से चंडीगढ़ से आएगा ना जैसे जेबीएम कंपनी ऊपर से ही होगा, ऊपर से पास होकर करना हम लोग को नहीं है, यहीं से अपन करेंगे सारी जो कैमरे पे होगी यहीं से प्रोजेक्ट वहाँ से पास हो गया उसके बाद मैं इसमें रिक्वेस्ट करूंगी कि वार्ड वाइज लगेगी काम, जोनल वाइज में फिर उस वार्ड में काम हो गया उसमें नहीं हुआ तो एमसीसी परेशान रहेगा। तो आप इसमें देखो आप हर टोटल व्यवस्था चलाने के लिए आपको को समाधान करना पड़ेगा। तो समाधान इस प्रकार से सभी साथी बहुत सारा है तो उसी हिसाब से उसको आगे बढ़ेंगे। आप क्या जोनल वाइज चाहते हो? जी मैं जो बहन की बात से असहमत हूँ। जोन वाइज ही सफाई का काम रखिए आप, एक पर्टिकुलर कंपनी से हम बात करने के लायक होंगे, अलग अलग सिंगल वार्ड वाइज में हमें परेशानी आएगी साहब, और जोन वाइज रखिए ये ठीक है। ऐसे कंपनी जेबीएम से कितनी बात कर रहे हो? अब जेबीएम से कितनी बात कर रहे हो? जेबीएम कंपनी भी एक ही कंपनी है, उनका भी एक कंपनी है, कौन बात करता है उससे? तो सहमत और हमारी हिम्मत है किसी की बात करने की? बात करें या किसी मेयर की हिम्मत हो बताओ उस कंपनी ताकत दिखाओ ना अपनी। 2 साल हो गए बोल के 80 लाख रुपए मशीनों का जा रहा है। सुपरवाइजर एक होगा, वार्ड 10 होगा। आज सफाई करते ना रात को 80 लाख इसको एक नशे नहीं इसके अंदर बहन जी देखो ये तो चर्चा का विषय है, आपस में सुझाव वाली बात है, कोई सहमत असहमति वाली बात नहीं। लेकिन हमारी जो बात हुई थी वो यही हुई थी कि अगर हम प्रत्येक वार्ड का रखते हैं उसके अंदर किस प्रकार के लोग टेंडर लगाएंगे। 26 वार्ड है, 26 में से मान लो 20 एक्सेप्ट हो गए, 6 के नहीं हुए, वो समस्या। इसीलिए हमने जोन की प्रक्रिया का ये सुझाव रखा था। अभी भी सदन के अंदर ये बात वो जैसे आप लोग चाहोगे वैसे ही होगा। उसके अंदर ये था कि अगर 5-5, 7-7 वार्ड एक जोन के अंदर आ जाएंगे तो उसको लेने वाला, उसकी टेंडर भरने वाला वो व्यक्ति कम से कम ये तो होगा कि 7 वार्ड इकट्ठे भरे गए। उसमें ये सुविधा के कारण हमने ये चीज सोची थी। और उसके अंदर अगर एक का रखेंगे, मान लो 19 वार्ड का नहीं भरा उसने, ये चीज आपका कुछ सुझाव है तो बताओ। आप उसका कंपैरिजन आप उससे जेबीएम से या उससे ना करो। अब प्रक्रिया जो नहीं आती तो जाएगा जैसे ही क्यों जाएगा बताओ। जब आप कह रहे हो फिर कंपनी से बात कर सकते हैं, कंपनी से आज तक कुछ नहीं हिम्मत नहीं पड़ी, मेयर की भी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने की। बात करेगा जोन से ये
हमारे आप बार में सड़क बना रहा है, एक ठेकेदार सड़क बना रहा है, हम उसको पकड़ तो लेते नहीं, सीमेंट उड़ा जितना डाला है इसमें काम करना है। अब वो 2 ट्राली लगाएगा यार, ट्राली तो नहीं है कमर का वार्ड। एक मिनट मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कई बार जब वार्ड वाइज टेंडर होएगा, ये तैयार किया था वार्ड वाइज, हमने ऑब्जेक्शन रखा, मैंने ही, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जोन वाइज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जैसे कई बार टेंडर भरते हैं, सभी ठेकेदारों को पता नहीं होता, एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, कई टेंडर ठेकेदार माइनस में भर देते हैं। सपोज करो किसी ने एक 50 लाख का टेंडर है पर वार्ड, और उसने किसी ने 40 लाख नौसिखे ने भर दिया, उसका वार्ड तो रहेगा खाली। ये हमारे साथ कई बार हो चुका है, फिर वो काम नहीं कर पाता ठेकेदार। मुझे बता लग दो टिकड़ा जी, एक बार फिर आपने बात रखी हम, तो ये सुझाव है, कई बार बताने दो, एक बार फिर आपने बात रखना, तो माइनस में टेंडर चला जाता है और ठेकेदार अपने शहर के होते हैं, फिर हम उसमें दाव नहीं दे सकते, उल्टा हमें सिफारिश करनी पड़ती है। आपके लिए एडवांस बता रहा हूँ, ठीक ठाक से आदमी हो तो हम ठीक रहेगा। कंडीशन और शर्त मेरे ख्याल में कमिश्नर साहब हमारे हिसाब से होगी, क्या है हमारे हिसाब से हो, कोई आपत्ति नहीं है। मैं बिल्कुल जो कंडीशन जो शर्तें रहेंगी वो हम लोग सदन तय करेगा। इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ताकि जितने सम्मानित सदस्य हमारे पार्षदगण हैं उनको भी पता होना चाहिए इस बात का। एक बार 2016 के अंदर हरियाणा सरकार ने किलोमीटर स्कीम चलाई थी। हाँ, वही किलोमीटर स्कीम में क्या हुआ भाई, उन्होंने टेंडर निकाल दिया भाई कोई भी आदमी टेंडर कर सकता है, बस का परमिट ले सकता है, भाई इसका किलोमीटर का हिसाब देना पड़ेगा, भाई कितने रुपये किलोमीटर लेंगे। तो हमने हिसाब लगाया था, अजीनबी बना था वो, भाई 25 या 26 रुपये प्रति किलोमीटर खर्चा आएगा और 27-28 भर लो, कुछ तो बचेगा। उसके अंदर हमने वो जैसे 27 या 28 जिसने 2 रेट भरे, लेकिन एक ऐसा ठेकेदार आ गया, ऐसा ऑपरेटर आ गया, उसने 18 रुपये प्रति किलोमीटर भर दिया, और 18 रुपये प्रति किलोमीटर भर दिया तो हमारा तो ऑटोमेटिक कैंसिल होना था। उसका वो काम अलाट हो गया, उसको अलाट होने के बाद उसको परमिट मिल गया, 6 महीने तक वो अपनी बस नहीं चला पाया, वो स्कीम रद्द करनी पड़ी। उसके बाद दोबारा पूरा हरियाणा में नए टेंडर निकालने पड़े, तब जाकर वो स्कीम चली। कहीं ऐसा नहीं हो कि 10 लाख का एक वार्ड का आपने टेंडर लगाया है इस सफाई के लिए, कोई यहाँ से मेरे वर्ग का कोई छोटा मोटा ठेकेदार उसने भरता मैं तो 2 लाख में कर दूंगा, आप रिकॉर्डर भी जाओगे, मैं 2 लाख में कैसे कर दूंगा, मैं तो कर्मचारी भी नहीं लगा पाऊंगा, ट्रैली भी लाऊंगा, वो वार्ड खाली रहेगा। जो वार्ड खाली रहेगा, जिस वार्ड में दूसरे वार्ड में काम करेंगे कर्मचारी, वहाँ ईर्षा होगी और वो झगड़े का कारण बनेगा। जिस हालात में हम सफाई से जूझ रहे हैं, इससे भी पूरी दुर्दशा हो जाएगी हमारी। मैं ये कहना चाहता हूँ। सही बात है, ठीक है जी, तो पास करो सर 1 करोड़ रुपए ये तो जानते होते थे, जेबीएड कंपनी खाली है, भी खरीदे क्या होगा कि इसके साथ पैसे दे दे लोगे सफाई तो हो जाएगी। 6-7 बार वो एक ठेकेदार लेगा, उसने आपको कर्मचारी लगाएगा, लेकिन वो लगाएगा 20 कर्मचारी। जिस एमसी का फोन रहेगा उस वार्ड में कर्मचारी भेज देगा, जिस एमसी के फोन नहीं आएगा उस वार्ड में कर्मचारी। सर आप मुझे अपने वार्ड में सफाई की एक भी दिक्कत है, मैं बताती हूँ क्या क्या। नाली रुकी, ये मेरा काम है। एक नाली खुलवाने के लिए, एक सीमेंट लाइन खुलवाने के लिए 10 डिपार्टमेंटों में फोन करने पड़े, 10 लोगों को आया नहीं, ये तो निगम का काम है, ये हुंडा का काम है, ये पब्लिक हेल्थ का काम है, अभी उसने हमें सौंपा नहीं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सारे डिपार्टमेंटों को इकट्ठा करके और एक जगह ये काम करवाएं सारा, सीमेंट लाइन भी, पानी की प्रॉब्लम भी, नाली की भी, स्ट्रॉन्ग वाटर की भी, सफाई की भी, ताकि एमसी एक जगह फोन करे और उसका काम हो जाए। 10 जगह फोन करने पड़ते हैं हमें, इसके प्लीज आप मैडम ये मानती है कमिश्नर साहब एक बात रखना चाहता हूँ, वो हमारे से गलती होगी, शुरू में हमने बहन के वार्ड के 3 काम मना कर दिए। नहीं ये कोई बात नहीं है, आपका दुकान है, नहीं आपका दुकान मना करना और ये मेरा दुकान है, मेरी बात रखना, हमें पैसा वापस नहीं, ये मेरा दुकान है, आपके काम हमारे काम को मना करना नहीं, मना करती है, वो हमारी भी तो जरूरत है, उनके मिलने की है क्या? ऐसा नहीं है, सफाई की वार्ड अशोक कटारिया जी ने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन भी किया और ये वास्तविकता भी है। आप कमिश्नर साहब आप बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, मोदी जी भी लोग हैं,
और ये वास्तव में ये परेशानी आती है। अश्विनी जी, हमारे किसी को खुशी नहीं है। और जो बात आपने कही ना कि 10 लाख रुपए वाली, एक वार्ड में अगर 10 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जाए तो सफाई बहुत बढ़िया होगी। उसका एक मैं आपको उदाहरण भी दे रहा हूँ। लगभग एक वार्ड से 7 वार्ड तक 70-71 लाख रुपए का अमाउंट बनता है प्रत्येक माह का। अगर उस हिसाब से भी हम करवाते हैं, कर्मचारी आपके हिसाब से रहेंगे, कितने कर्मचारी आपने अपने वार्ड में रखवाने, उसकी सूची आएगी। अगर 50 कर्मचारी एक वार्ड में तो मिलेंगे, सारी पावर पार्षद को दे रहे हैं, उसका आपको पावर मिलेगा। जी, हर चीज को हम लोग नेगेटिव उसमें ना लेके पॉजिटिव की तरफ भी चलें। 5.5 करोड़ में देके पहले तुम्हारे से सफाई नहीं हुई है, सफाई हो जाएगी क्या? इस बात की गारंटी है? आप कैसे बात करोगे? देखो मेरी बात सुनो, कमिश्नर साहब से करना मेयर के पकड़ेंगे अगर सफाई नहीं होगी तो। रविंदर जी, पहले शहर की व्यवस्था तो ठीक है, शहर में तो मेरे वार्ड में भी 40 लोग हैं या 30 लोग हैं, लेकिन जैसे पवन जी वाला वार्ड है जब 5 लोग हैं, हमारे पंकज जी वाला अनिल बजाज जी वाला वहाँ पे 5-7 कर्मचारी हैं। अब कर्मचारी उस क्षेत्र के हिसाब से बराबर के मिलेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं सुविधा बढ़ेगी घटेगी। इसमें देखो, एक तो पहली बात जो मैडम ने बात कही कि मैडम कई मीटिंग होती है, माननीय विधायक जी ने माननीय सीएम साहब के साथ विधायक जी विकास कार्यों संबंधित, तो आपका तो कहना ये है कि चाहे वो पानी की सप्लाई हो, चाहे सीवरेज की सप्लाई हो, चाहे सप्लाई हो, जैसे कॉर्पोरेशन के अंदर मुंबई में, अहमदाबाद में, पुणे में, जो बहुत पुरानी कॉर्पोरेशन दिल्ली में, लंदन में, जहाँ से इसका ओरिजिन है, वहाँ सारी चीजें यून के तहत 3 कॉर्पोरेशन के पास है। लेकिन हरियाणा के कॉर्पोरेशन जो बनी है वो नहीं है, अभी ट्रांजिशन चला हुआ है अभी तक। हम हर बैठक में जा रहे हैं, माननीय विधायक जी उसमें लगातार इस बारे में कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ के बाकी लोग हमारे पास आए ताकि हम उसे काम उसके हिसाब से कर सकें। आपकी बात में कोई शक नहीं है कि होना यही चाहिए कि काम सारे इकट्ठे हों, लेकिन ये सारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जब तक ऊपर लेवल पे डिसाइड नहीं होगा जब तक ये काम संभव नहीं है। एक मैं पूरे हाउस को 2 बातें बताना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम किसी भी ऐसे कानून की उल्लंघना नहीं कर सकते जो पार्लियामेंट, असेंबली और माननीय उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अधीन चलाई जाती है। जैसे मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है पंचकुला में, वहाँ पे ऐसा कुछ हम कानून बनाने की कोशिश करेंगे, प्रस्ताव पास करने की कोशिश करें के बारे में, जो कि संभव नहीं हो पाया, उस पर देखिए वो ऑफिसर माननीय मुख्यमंत्री ने इंटरव्यू करना चाहा। तो अब आपकी बात सही है, लेकिन इसका विधान धीरे धीरे होगा, कोशिश चल रही है। जब हमारे पास वाटर सप्लाई वाला लोग भी आ रहा है कि देखो जब तक ग्रीन की योजना तक बात नहीं। अब कई बार होता क्या है कि हम ये कहते हैं ये काम निभा देगा, इसमें पानीपत विशेष कर पानीपत वैसे धरती का दिक्कत है, लेकिन हमारे शहर में क्योंकि जिस प्रकार की बसासत हो रही है, जिस प्रकार से हमारे शहर का विकास हुआ है, जिस प्रकार से हमारी फैक्ट्रियां छोटी छोटी करके ऊपर आई हैं, उसमें दिक्कत, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका हल करना हमारी जिम्मेवारी है। धीरे धीरे हम सभी मिलजुल के उनका हल कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो ताकि हम आगे इसको ठीक कर सकें। तो ठीक है, जब आप ये जैसे एक बार है चलते मानिए जो आपके पॉइंट नहीं पर उस पर जो बार पॉइंट उस पर आएंगे, उससे पहले माननीय विधायक जी के 2-3 पॉइंट हैं। भाई जो लोग है सहमत हो उनका पॉइंट आउट कर लो भाई। भाई डिग्रासी कैसे है तो नोट कर लेना, ठीक है? ठीक, तो सर माननीय विधायक से रिक्वेस्ट करेंगे respected mayor meeting, very Washington, Mr. Jobs, Deputy Mayor, Senior Deputy Mayor, जी, सभी अध्यक्षगण, मैं चाहता हूँ कि सदन एक चीज पे जरूर बात करें। मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया था, जिस तरह से पानीपत के अंदर 79 कॉलोनीज के लगभग पहले अप्रूव हुई थी पिछले चुनाव से पहले, और विधानसभा में मुद्दा दिया था कि पानीपत इंडस्ट्रियल टाउन है, हैबिटेट ब्लॉक जहाँ पे हुई हुई है इंडस्ट्री की, अब काबरी रोड है और कोई ये बैंकवाल एरिया, कई एरिया जैसे हैं
यहाँ पर बहुत इंडस्ट्री लग चुकी है, इलीगल परेशान होते हैं लोग, भिखारी जाते हैं, डीडीपी जाते हैं, कोई बैठ के तोड़ भी जाते हैं, बनने नहीं जाते, बहुत बड़ी समस्या है। और मेरे को हाउस के अंदर एश्योरेंस दी गई है कि वो व्यक्ति को तोड़ा दिएगा, नहीं बनने देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाउस में ये पास किया जाए कि जिस तरह पे रैशी कॉलोनियाँ अप्रूव करी गई थी पानीपत पूरे नगर निगम क्षेत्र के पूरे जिले के अंदर जहाँ जहाँ हमारी कॉलोनियाँ जो बच चुकी हैं इंडस्ट्री की, उनको नियमन किया जाए। एक ऐसी रिक्वेस्ट हमारा हाउस ऊपर प्रदेश सरकार को भेजे। मेरा आपसे ये निवेदन है। सहमत है, पास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। साथ एक प्रस्ताव आया जिन कॉलोनियों के साथ साथ ना ग्रामीण का भी है, और दो कॉलोनियाँ बच गई थी। मैं दे रहा हूँ, मैं भी दे रहा हूँ। पहला तो मैंने फैक्ट्री की बात की थी, कॉलोनियों की तरफ पे इसको भी हमारा और पास करके ऊपर प्रदेश को भेजे ताकि अगली विधानसभा से पहले ये निर्णय हो जाए। दूसरा ये कि पानीपत के अंदर क्या तो रिहेबिलिटेशन जोन है, जैसे मॉडल टाउन है या डीपी स्कीम के अंदर है या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट क्या है, या कई और एरिया भी ऐसे हैं वहाँ एनडीसी लेने में बहुत दिक्कत आ रही है, कोई डिवीजन ऑफ प्लॉट अलाउड नहीं कर रहे हैं और पानीपत की जनता को बहुत दिक्कत हो रही है इसके बारे में। हालांकि कई भाइयों ने अपने 400 गज का प्लाट 20 साल पहले बांट लिया था, रजिस्ट्रियाँ भी हो गई उनकी और वहाँ भी समस्या है। तो मैं चाहता हूँ इस चीज़ का भी एक हाउस पास करके प्रदेश सरकार को भेजे कि जल्दी से जल्दी इसके पक्ष में निर्णय लिया जाए ताकि लोगों को जो आम दिक्कत आ रही है और जो जिस तरह से पहले स्कीम थी रेजिडेंशियल कम कमर्शियल की, जैसे मालटाउन है और भी एरियाज हैं, उसका हमारा सदन पास करके एक बार प्रदेश सरकार को लिख के भेजे कि ये दोनों योजनाएं डिवीजन ऑफ प्लॉट और रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल की योजना जल्दी से जल्दी लाइए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। तो सारे सहमत है जी, इसकी समस्या तो सारा शहर जूझ रहा है। आज स्थिति ये है कि आज 4 महीने से किसी को एनडीसी नहीं प्राप्त हो रही, किसी की रजिस्ट्री नहीं हो रही और सारे लोग पार्षदों के घरों में जाते हैं। और जैसे विधायक जी ने कहा सब डिवाइडेड वाली जो पॉलिसी है उसके अंदर पहले आज से 20 वर्ष पहले अगर किसी व्यक्ति ने 400 गज का प्लॉट बेच दिया, उसके टुकड़े हो गए, तो आज वो उसका नक्शा पास नहीं करवा सकता, वो अपना मकान नहीं बनवा सकता, रजिस्ट्री नहीं करवा सकता। तो इसके लिए लोगों को बड़ी हरासमेंट हो रही है। तो ये सदन आपके साथ है और सदन ये लिख के देगा कि इस स्कीम को दोबारा लागू ना करके पहले वाली स्कीम को लागू किया। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, जो पानीपत की आउटर कॉलोनीज भी हैं माननीय विधायक जी, जो बस चुके हैं लोग, किसी ने मान लीजिए वहाँ पे घर बना लिया, घर के बाहर उसने अपनी दुकान बना ली, तो उसके भी रेट तय नहीं है कमर्शियल के, क्या कमर्शियल का रेट लिया जाए। तो उस वजह से उन लोगों की भी एनडीसी वहाँ नहीं हो पा रही और रजिस्ट्रियाँ होने के बावजूद रजिस्ट्रियाँ उनके पास हैं, पहले रजिस्ट्रियाँ हुई थी, सब कुछ था, लेकिन वो भी आज उनको भी एनडीसी नहीं मिल पा रही। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। मेरा निवेदन है कि इस चीज को भी उसमें जोड़ा जाए। इसके लिए ये पॉइंट इसी के अंदर एजेंडा आइटम नंबर एजेंडा आइटम अलग से बना देना मनोज, ये पॉइंट विद द परमिशन ऑफ ये लेना विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन। मलेशिया लाइन के लिख रहे हैं जो एजेंडा के अंदर लिखित नहीं है विद द परमिशन ऑफ चेयर। एक जो कॉलोनी ध्यान से सुनो, एक बात भी बीच में आ रहा है, जो कॉलोनी चाहे वो ग्रामीण है चाहे अर्बन में है, उनके अंदर कमर्शियल साइट यानी कि दुकान बनानी है, उनकी एंट्री और बाकी जो कमर्शियल उसके अंदर अलाउड नहीं है। जो कॉलोनी पास हुई है उसमें भी अलाउड नहीं है। जी हाँ, तो इसको भी हम एक बार दोबारा से लिखवा दो, जो कॉलोनी पास उसमें भी नहीं। जैसे अभी दुष्यंत जी ने कहा भाई कॉलोनी के अंदर जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये कमर्शियल एरिया वो है, लोगों ने मान लो दुकान खोली हुई है, इस प्रकार से तो सारी दुकानें खोलेंगे, उसके अंदर आपकी समस्या बढ़ेगी। बाकी जैसे हाउस को ठीक लगे वैसे करो, क्योंकि कमर्शियल का स्पेसिफिक एरिया डिसाइड करो। जैसे मॉडल टाउन के अंदर एक उन्होंने स्पेसिफिक एरिया दिया, भाई इतनी चौड़ी रोड अगर है तो उसका वो CLU देंगे, कन्वर्जन चार्जेस लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। जो वो कॉलोनीज है, वो कॉलोनीज में छोड़ी है, वो प्लान तरीके से बसी हुई कॉलोनी है। ये बात ठीक है, कॉलोनी आपको रहना है, वहाँ चौड़ी सड़कें नहीं है और वहाँ के लोगों को ऐसी दुकानों की जरूरत होती भी है, वो बहुत दूर नहीं जा सकते अपना कोई भी सामान खरीदने के लिए। तो हम तो सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको भी नियमित किया जाए, कैसे करना है ये सरकार को सोचने दीजिए। हम बिल्कुल ठीक बात करें माननीय विधायक की मेरी, तो ये मुद्दा जाएगा असेंबली में, असेंबली से कोई पॉलिसी बनेगी आरोप हरियाणा के लिए,
लेकिन ये अच्छी बात है कि हाउस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे हाउस में एडवांस में इस बात को के और इसको एक ये प्रस्ताव पास कर रहे हैं। इसके साथ साथ वैसे तो एक कुछ और भी है, इसके साथ ही एक मुद्दा और है और मैं समझता हूँ कि सभी पार्टियां सहमत होंगे। पानीपत के अंदर उस कॉलोनियों के 79 के बाद अभी और भी कई कॉलोनियां बच चुकी हैं जो 50% से ऊपर बचती है, कोई 60% है, कोई 70% है, कोई 40% है। मेरी प्रार्थना है कि हाउस इस चीज को पास करके भेजे। उन कॉलोनियों के नाम आप सब सलाह कर लीजिए, मेरे को ज्यादा कॉलोनियों के नाम नहीं मालूम है, और आप एक मीटिंग करके निगम से जाना चाहिए पास होके कि ये कॉलोनियां भी निगम की है, क्या वो पानीपत ग्रामीण क्यों, पानीपत शहरी क्यों, हमें एक ऐसा प्रपोजल और भेजना चाहिए। मैं एक बात रखना चाहता हूँ, ये जो हम पास करके बेचेंगे इस तरह तो कॉलोनियों को एग्रीकल्चर लैंड है उसको काट काट के कॉलोनियाँ बनाने को प्रोत्साहन मिलेगा। तो गरीब आदमी गुड्डा में 50,000 रुपये जल की जगह कहाँ से ले ले, 15,000 रुपये उसकी सैलरी है, 20,000 सैलरी है, उसको कहीं तो छत चाहिए, उसको कहीं तो 50 चाहिए। इसमें अगर सरकार सहमत है, उसकी राजी है, एग्रीकल्चर लैंड को काट काट के कॉलोनियाँ बनाओ और वे करोड़ों रुपये उसमें डेवलपमेंट करके उनको सुविधाएं दो, तो ठीक है। नहीं, आगे नहीं करेगी कॉलोनियाँ, ऐसा भी मैंने जवाब दीन दयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत बहुत छोटे छोटे प्लाट काटे जा रहे हैं। कॉलोनियों में रह रहे हैं वो भी ऐसे कभी नहीं है। मैं डिप्टी मेयर साहब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, 79 कॉलोनियों के बीच में जो मेरे वार्ड के अंदर कॉलोनियाँ थी उनको माननीय विधायक जी ने वहाँ पे अपने विधानसभा में आवाज उठा के नियमित करा लिया, पैसा लेकर उनको विकास करा लिया। अभी तो दर्द पूरा ठीक भी नहीं हुआ कि आप फिर जख्म दे रहे हो हमें। जख्म कहाँ दे रहे हैं मेरे ब्रदर, हम तो कह रहे हैं जो दुकानें हैं वहाँ नहीं, आपका भी ऑफिस है ना सर, बैन लगाने तो गए सर, बैन लगाने आपका ऑफिस है। नहीं, ये करो नजरों को जो बढ़ावा देने वाली बात है, आगे कॉलोनियों काट काट के उनको बढ़ावा देने वाली बात है। मैंने प्रार्थना ये किया उससे, अगर आप चाहते हैं बाकी कॉलोनियाँ नहीं होनी तो नहीं होनी, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सारी जमीन काट काट के वहाँ पे एक बार बहुत एक मैं सुना इसमें बात रखते हुए विधायक जी ने जो कॉलोनी विधायक जी ने बताया 50-70% कमिश्नर साहब विधायक जी ने बताया जो कॉलोनी 70% आबाद हो चुकी है, ये प्रस्ताव होने के लिए नहीं मत बनना माननीय विधायक जी ने जो बात रखी उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। अपना बहुत इम्पोर्टेंट चीज रखी है और वो दोनों ही ग्रामीण और उसके अंदर रखी थी। तो 50% से ऊपर कॉलोनी बनेगी, ध्यान से सुनेगा कि एक पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसके अंदर हरियाणा मैनेजमेंट ऑफ सिविक एमिनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट म्युनिसिपल एरिया 2016 के तहत एक्ट में लेके आ रहे हैं। एक्ट क्या कहता है देखो प्लीज आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, मेरे ख्याल इसको बड़ा नहीं है। इसको एक्ट ये कहता है कि सरकार को आप लिखो और सरकार उसको आपको सुविधा दिया ये एक्ट बना रखा है हरियाणा असेंबली ने कि इस एक्ट के तहत जो हमने कल इनफॉर्मल मीटिंग में भी डिस्कस किया था कुछ साथियों के साथ, वो माननीय विधायक जी को इस चीज को खोज के लाए हैं जो कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर ने, बाकी किसी को भी नहीं पता था। तो ये बहुत अच्छी है, हमें हाउस में इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हम यहाँ से पास करके भेजते हैं
तो सरकार इसके लिए फंड आपको अवेलेबल कराएगी। एक्ट आप सभी साथी देख सकते हैं। और माननीय बैंक का जो एजेंडा दिया था उसके अंदर इसका प्रॉपर प्रोविजन है। अरे ये सिर्फ 4-5 पेज है, मेरा सबसे निवेदन भी है कि आप इसको पढ़ भी जरूर लें। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे मेरे हिसाब से इसको हमने धमनी बंद से हमें पास करना चाहिए। कमिश्नर साहब इसमें एक बात है जी, ये तो विधायक जी का है 50% से ऊपर जो कॉलोनी बस चुकी है उसको पास करो, करनी भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ भाई, आप 50% कटने तो दे रहे हो, अपनी तो 50 कॉलोनी कट रही है। मैं कमिश्नर साहब एक बात कहता हूँ, जो 50% से ऊपर बढ़ गई है बल्कि वो पास करनी चाहिए, लेकिन अब भी 15 कॉलोनी आपके साथ में कट रही, वो क्यों कट रही है, उस पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। उनको बैन कराओ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है, कोई कॉलोनी नहीं करनी चाहिए। जिसको प्लॉट लेना है दीन दयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत आप 5-5 एकड़ के प्लॉट जो समर्थ लोग कंट्रोल रेट है, अच्छी योजना है वो। क्या पानीपत में 20 सेक्टर ऐसे आ रहे हैं, सरकार उसके लिए तैयार है। मेरी प्रार्थना है कमिश्नर साहब, आप इतनी सख्ती कर दीजिए। मैं डीडीपी से बात कर चुका हूँ, पांडुरंगा जी से मिल चुका इसके बारे में। शहर में कॉलोनियां कटती रहेगी, जो पहुंच जी कहते हैं आपका सारा फंड वहां साइफन होता रहेगा, शहर का विकास क्या रहेगा। कोई कॉलोनी नहीं करनी के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट है, बहुत अगेंस्ट है। लेकिन उन लोगों को कोई दोष नहीं है जो बच चुके हैं, 50% 60% बच चुके हैं। मैं इस हक में हूँ कि हम प्रार्थना भेजें, सरकार निर्णय हाँ मिले या ना मिले, जो भी निर्णय लेगी सरकार लेगी, लेकिन हमें ये जरूर भेजनी चाहिए जो 50% जो कॉलोनियां बच चुकी है उनको नहीं मिलती है। बिल्कुल सर, इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन सर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। कमिश्नर साहब ने पिछले महीने एक बात बताई थी हमारे को भी, व्हाट्सएप बोर्ड पे कहीं जगह देख करके 2000 फ्लैट बनाए जाएंगे गरीब लोगों के लिए। तो सरकार इस किस्म की स्कीम ला रही है तो नई कॉलोनियों पर तुरंत बैन होना चाहिए जी। क्योंकि पता क्या, गाँव से इधर उधर से बड़े बड़े लोग आते हैं, वो वाल के जैसे में आगे फंस जाते हैं, और उसके बाद क्या है, कभी नगर निगम की टीम की, कभी बीजेपी की टीम की, किसी नींव उठाती, किसी का लैंटर तोड़ती, किसी की दीवार तोड़ती, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले समय पानी के रूप में मुझे जाना है मीटिंग में, जो बात आपने अभी की है। आज सुबह ही मीटिंग हुई है रिफाइनरी के साथ। कमिश्नर साहब आपकी नॉलेज में 1100 मकान बनाने जा रही है रिफाइनरी, 1111 मकान, जहाँ जहाँ 4 रिफाइनरी है सभी जगह 1111 मकान रिफाइनरी बनाने जा रही है। आज सुबह डीसी साहब के साथ हम मीटिंग करके हटे हैं, उसके लिए जगह तलाश की जा रही है। जगह नहीं मिलेगी तो रिफाइनरी जगह परचेज करने को तैयार है। तो इसके लिए जगह जो है मकान भी वो बनाएगी, 1 बेडरूम सेट, 2 बेडरूम सेट, और लोगों को किराए पे देख जाएंगे। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए वो योजना है। उसके जैसे भी आप लोग निर्देश करेंगे सरकार को, ऐसा हो जाएगा लोकल में। मैं एक बात नहीं करूँगा फिर तो मैंने जाना थोड़ा सा आपकी जानकारी में एक चीज और बता देता हूँ कि फ्री गार्ड की पेमेंट निगम को आ चुकी है 34 लाख रुपए के लगभग। और मेरी विशेषता आपके कल की बात हुई कि मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्दी बरसात का मौसम निकल जाएगा, उसमें फ्री गार्ड का कोई फायदा नहीं। आप इसको जल्दी से जल्दी परचेज करके मेयर साहब को 5 मिनट बैठ के उसके एडवाइस कर लेंगे कि कैसे कैसे लगाना है। और कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं उनके साथ भी जरूर इन्वॉल्व करिएगा, जो ट्री प्लांटेशन और अच्छा काम कर रहे हैं उनका सहयोग दीजिए। निर्णय आप ले रहे हैं कि कहाँ पे कितने देने का। एक 2 जेटिंग मशीन की बात है सफाई के लिए, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है, वो भी हमें रिफाइनरी से मिल रही है। लगभग 2 करोड़ रुपए के लगभग ये 2 मशीनें हैं। मैंने आपने थोड़ा जिक्र किया था, और जेटिंग मशीन बेस्ट है हमारे टाउन के लिए, सफाई के लिए, सीवर के लिए। फाइनेंस के बाद सफाई पड़ी है रिफाइनरी में। आज सुबह की मीटिंग में मैं करता हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो अप्रूवल और फंड आ जाएंगे। कौन सी मशीन है वैसा? जेटिंग मशीन, सफाई सीवर साफ करेगा। सुपर सक्कर है? अरे सुपर सक्कर नहीं है ये जेटिंग मशीन है जो मैंने पब्लिक हेल्थ से उसके लिए जो बेस्ट मशीन है उसके सीवर को साफ करने के लिए। ये पब्लिक हेल्थ में रजिस्टर मशीन की है, उनसे सलाह करके सारा काम किया गया। आपसे बात हुई थी छोटे ट्रैक्टर वाली जेटिंग। देखिए ये चर्चा आप निगम में करिएगा, मैं तो आपको जो फंड रिफाइनरी हमने रिपोर्ट करी उसका जिक्र कर रहा हूँ। आपको इसके अलावा सफाई की व्यवस्था की जिक्र करना है तो होश में बैठ के कर लीजिएगा। मैं तो आपको सिर्फ सूचना दे रहा हूँ, आप निर्णय जैसा ले लेंगे ले लेंगे। मैं तो जाके आपके एक संज्ञान में डालना चाहता हूँ, जो 16 हमारी सिर्फ 16 लाख रुपए की एक मशीन है। 16 लाख रुपए की हम 2 मशीनें पानीपत के लिए ले लेते हैं, जो हमारे शहरी क्षेत्र है, जो अंदर की छोटी छोटी गलियां हैं, जो आज सीवरेज इतने बलोगी पड़े हैं, जो हमारे खुद गिर रहे, और इन
इनके पास बड़ी मशीनें जो बड़ी गलियों में जाती नहीं। तो मैं ये कहूँगा जहाँ हमने करोड़ों रुपए शहर के विकास के लिए लगा रहे हैं, 30-32 लाख रुपए लगाकर छोटी 2 मशीनें खरीद लें तो सारे शहर का विकास हो जाएगा, गंदगी से निजात मिलेगी। और जब आप ठीक कह रहे हैं तो ये विषय आपने नहीं करते हैं, उसके विषय पे आएगी ना, वो आप जाने, मेरे साहब जाने, 500 दिन जाने, जैसा निर्णय लेंगे 2 ले 4 ले 6 ले, वो आपका निर्णय। मैं तो आपको रिफाइनरी का स्टेटस दे रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट दीजिए। दूसरा ये है कि आपको सबको मालूम है कि पानीपत विधानसभा के लिए वाटर सप्लाई और रेन वाटर के ड्रेन के लिए और जो शहर में पुराने सीवर है, खासकर पुराने शहर, इसके लिए लगभग 72 करोड़ की DPR बनी थी, लेकिन हरियाणा 2 करोड़ के लगभग की है, जिसके माननीय मुख्यमंत्री ने अप्रूवल दे दी है। बहुत जल्दी ये फंड पानीपत आ जाएंगे और उसमें जैसे आप पार्षद के अपने अपने वार्ड में जाएंगे, जहाँ समस्या उसका हल आप करवाएंगे। एक विषय का मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हालांकि टेंडर लग चुका है, खुल भी चुका है, पानीपत के अंदर 3 DPR बंदी पेंडिंग चल रही थी बहुत समय से, कभी कोई हालात चेंज हो गए, कभी कोविड से काम नहीं हो पाया। एक फायर स्टेशन 28 बस्तियां और सब अप्रूव कर चुका है और साथ में मार्डन की रेनोवेशन का इसकी DPR मेरे को बहुत जल्दी चाहिए ताकि इसके फंड मैंने जहाँ से लाने हैं, बड़े प्रोजेक्ट है तीनों ये, तो इसकी जल्दी से जल्दी DPR मेरे को दीजिए। इसकी DPR बनाई है नवीन जी के पास, DPR का टेंडर हुआ है, DPR तो कंपनी बनाएगी। हाँ, वो कंपनी को इन्होंने कहा है इसकी नेगोशिएशन ले लिया, 60% आ गई आज ही, तो इसको केस पेज में की जो रेट ऑफ रोल है वो डायरेक्ट ऑफिस आएगा, इसकी कंसल्टेंट जो हमने लेना है कलर। ठीक है, आप इसको जल्दी करवाइए। मुझे लगता है कि जब तक मेरे अपने DPR नहीं आएगी, इसके फंड में अरेंज कर नहीं सकता कि कितना लिख के दूं फंड, जो बट तीनों बड़े प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि इसमें बहुत लॉस हो रहा है फायर स्टेशन ना होने की वजह से। नहीं सर, उसमें ये है, उसमें 5 लाख तक का कंसल्टेंट चार्ज, तो अपना बिजनेस पावर है।